आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चों का स्वागत है। आज कुछ कम्पिटिटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि वर्ड्स के पर्पज़ से हैं। और जैसा कि सभी बच्चों को पता रहता है कि जो पेपर में जब आता है तो उस समय वो बहुत परेशान करता है। हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि कौन सा इसमें सही हो सकता है, कौन सा नहीं सही हो सकता है, और किसको हम सेलेक्ट करें, किसको ना सेलेक्ट करें, क्योंकि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादातर हमने देखे नहीं होते, जो ज़्यादातर हमने पढ़े नहीं होते। और अगर ज़रा सा भी पढ़ा हुआ है, ज़रा सा, आप गौर करिए मेरी बात को, अगर आपने एक दो बार ही उसको देखा है, यहाँ तक कि अगर एक बार ही देखा है, तो एग्ज़ाम में वो आ जाता है, क्योंकि उससे संबंधित जो मीनिंग होती है, जो उसका सेंस होता है, वह हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पड़ा होता है, अगर हमने उसको पढ़ लिया होता है तो। और अगर फर्स्ट टाइम वो आपके सामने आया है तो एकदम अननोन है, फिर उसको गैस करना ही काफ़ी मुश्किल होता है। सही करना, करेक्ट करना, एक्यूरेट सेलेक्ट करना, ये तो बहुत दूर की बात है। गेस करने में ही पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत एक एक क्वेश्चन की मारामारी होती है। तो इनको लर्न करने के पर्पज़ से नहीं, सिर्फ इस पर्पज़ से कि आप इन्हें एक बार ज़रूर देखिए। एक बार देख लेंगे इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, मेरे माध्यम से, और अपनी एक परसिस्टेंसी के माध्यम से, डिवोशन के माध्यम से अगर आप इसे देख लेंगे तो शायद अगर किसी एग्ज़ाम में वो आता है तो निश्चित तौर पर आप उसको सही सेलेक्ट करने में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। क्योंकि उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अगर उससे ज़रा सा भी सेंस आपका निकलता है तो निश्चित तौर पर वर्ड को आप सेलेक्ट सही करेंगे, यानी सही सेलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स वो कौन से हैं। सबसे पहले लिखा है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। जो प्रतिमाओं को या परंपराओं को जो तोड़ता है उसको हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रतिमा भंजक। हालांकि वो प्रतिमाओं को भी तोड़ता है, और कुछ जो पुरानी परंपराएं होती हैं, धार्मिक परंपराएं, उन्हें जो तोड़ता है उसको भी आइकोनोक्लास्ट करते हैं। जो ब्रेकर ऑफ ट्रेडिशंस होता है, ये ब्रेकर ऑफ इमेजेस होता है, प्रतिमाओं को तोड़ता है, उसको हम प्रतिमा भंजक यानी आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। आइकोनोक्लास्ट। सैडिस्ट, अ पर्सन हु फील्स प्लीजर बाय हर्टिंग अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को चोट पहुंचा करके, जो दूसरों को तकलीफ दे करके जो खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसको सैडिस्ट कहते हैं। सैडिस्ट का मतलब पीड़न कामुक वैसे होता है, हिंदी इसकी। पीड़न कामुक का मतलब वो हमेशा किसी को पीड़ा देने के लिए कामुक या आतुर रहता है। इसका मतलब है कि दूसरों को चोट पहुंचाने में, पीड़ा देने में उसको मज़ा आता है, इसलिए उसको पीड़न कामुक कह देते हैं। वैसे सैडिस्ट माने आप जनरली यही याद रखिए कि जो दूसरों को दुख पहुंचा करके अपना सुख महसूस करता हो, अपना प्रसन्न होता हो, खुश होता हो, उसको हम सैडिस्ट कहते हैं। तो सैडिस्ट मतलब दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके खुशी मनाने वाले व्यक्ति को सैडिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर दो हो चुके हैं। तीसरा है ग्रिगारियस, एनिमल्स विच लिव इन फ्लॉक। ग्रिगारियस जो होता है वो उन पशुओं के लिए कहा जाता है जो झुंड में रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए भी कहा जाता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो एनिमल का मतलब वहाँ जानवर से नहीं होता है, प्राणी से मतलब होता है। एक ह्यूमन बींग्स, इस सृष्टि का एक ऐसा प्राणी जो समाज में रहता है, इसलिए उसको, मनुष्य को भी ग्रिगारियस कहते हैं। हालांकि जो झुंड में रहते हैं उनके अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, उनमें कुछ तालमेल होते हैं, उनमें कुछ सामंजस्य होता है, तभी तो वो झुंड में रहते हैं। इसका मतलब है कि वो किसी न किसी नियम का पालन जरूर करते हैं। तो जैसे जो पशु झुंड में रहते हैं उन्हें हम एक तरह से सामाजिक ही कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हैं तभी झुंड में रह पाते हैं। इसी तरह से मनुष्य भी
एक समूह में रहता है, एक ग्रुप में रहता है, एक मतलब भीड़ में रहता है। इसलिए उन पशुओं को जो झुंड में रहते हैं, पशुओं को भी ग्रिगारियस कहते हैं। एंड दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, और ये शब्द मानवीय तरीके से भी या फिर इंसानों के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ग्रिगारियस माने सुसामाजिक होता है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ये सोशेबल। तो सोशेबल का मतलब हो गया सामाजिक, ग्रिगारियस का मतलब सोशेबल यानी सामाजिक। इसके बाद है आपका नॉस्टैल्जिया। और नॉस्टैल्जिया बहुत ये काफ़ी पूछा जाता है और ज़्यादातर बच्चों को आता भी होगा। नॉस्टैल्जिया मतलब होम सिकनेस। अगर बहुत ज़्यादा घर की याद आती है, घर की याद सता रही है, तो उसको हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। मतलब होम सिकनेस, घर की याद जब आती है तो उसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। दूसरा और लिखा है मेमोरीज ऑफ द पास्ट। मेमोरीज ऑफ द पास्ट का मतलब होता है जब अतीत की यादें आती, वही चीज़ हो गई। अर्थात जब आप पुरानी बातों को, घर की बातों को याद कर कर के मोहल्ले में कैसे खेलते थे, कैसे बैठते थे और किस तरह से एंजॉय करते थे, किस तरह से हम घर में रहते थे और माँ हमको किस तरह प्यार करती थी, तमाम चीज़ें, कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, ऐसे करके जब आप बाहर चले जाते हो तो वो जब घर की याद इसी तरह से आती है, वो ही नॉस्टैल्जिया है। तो घर की याद से जब आपको घर की याद सता रही है, और हर किसी बच्चे को जो बाहर पढ़ता है रहता है, घर की याद जरूर सताती है, वह इनकार नहीं कर सकता इस बात से। और जो फ्रेशर्स अभी गए हैं उनसे तो पूछो मत, उनसे तो बात ही मत करो घर की, वरना वो बैग उठाकर चल पड़ते। अगर घर की जरा सी भी सुख सुविधाओं की बातचीत आपस में हो गई तो फिर यही रखता है कि अब सैटरडे कब आएगा, कौन सी छुट्टियां आ रही हैं जिससे कि मैं अपना निकल लूँ घर के लिए। तो बहुत तपस्या वाला काम होता है बच्चों के लिए। तो जब भी घर की याद, नॉस्टैल्जिया शब्द आए तो समझ लेना घर की याद आ रही है। तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है। अतीत की यादों में खोए हुए व्यक्ति को भी ये नॉस्टैल्जिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर नॉस्टैल्जिया का मतलब घर की याद आने की स्थिति को या फिर अतीत की यादों में खोए रहने की स्थिति को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। फिर लिखा है पेडेंटिक, अ स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज। जब कोई अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है तो उसको पेडेंटिक कहते हैं। और पेडेंट ज्ञान को प्रकट करना, ज्ञान दिखाना, अर्थात ज्ञानी वो है जो पंडित है। पंडित शब्द जो होता है वो पंडित शब्द शास्त्रों के आधार पर, धर्म ग्रंथों के आधार पर, उसका सही अर्थ पंडित का मतलब ज्ञानी है। तो जिस समय पेडेंटिक आ जाए तो पंडित शब्द याद करिएगा। तो पंडित शब्द से आपको वो पता चल जाएगा कि पेडेंटिक क्या होता है। पंडित शब्द ज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं, अर्थात एक ऐसा तरीका, एक ऐसी स्टाइल जो किसी के ज्ञान के प्रदर्शित करने का मतलब रखता हो, जो ज्ञान प्रकट करता हो। तो ज्ञानी व्यक्ति के ज्ञान को प्रकट करने की दशा को पेडेंटिक कहते हैं, जिसको हम पंडिताई या पंडिताऊ ऐसा कह सकते हैं। तो वही है, ज्ञान से संबंधित है। पेडेंटिक शब्द ऐसा है, पेडेंटिक शब्द ऐसा है जो काफ़ी पंडित शब्द या पंडिताओं शब्द से मिलता जुलता है। हालांकि उतना तो नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, याद अगर रखना चाहें तो हम याद रख सकते हैं। पेडेंटिक मतलब है स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज। ज्ञान के प्रकट करने को मतलब पंडिताई कहते हैं, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको पंडित कहते हैं, और उसकी उसी पंडिताई को पेडेंटिक कहते हैं। तो यहाँ पर पेडेंटिक आप याद रख सकते हो। फिर लिखा हुआ है प्लेगियारिज्म। प्लेगियारिज्म मतलब लिटरेरी थेफ्ट, अर्थात साहित्यिक चोरी को प्लेगियारिज्म कहते हैं। प्लेगियारिज्म साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी का मतलब, प्लेगियारिज्म का मतलब होता है जो चोर लेखक होता है। चोर लेखक किसी अन्य लेखक की लिखी हुई रचना को अपनी रचना कह कर के, जैसे तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी और का लिखा हुआ शेर है, किसी और की लिखी हुई पंक्तियाँ, तो अगर हम सुनाते रहते हैं तो हम चोर नहीं है। लेकिन अगर हम किसी और की पंक्तियाँ ये कह दें कि नहीं ये मेरी पंक्तियाँ हैं, या नीचे हम अपना नाम डाल दें, फिर ये साहित्यिक चोरी हो गई। अर्थात पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, अर्थात किसी लेखक की वास्तविक जो पंक्तियाँ होती हैं उनको अपनी पंक्तियों की तरह मतलब पास करना, अर्थात दूसरों तक ले जाना या भेजना, ये साहित्यिक चोरी है।
और इसी को प्लेगियारिज्म कहते हैं। नए शब्द हैं, अच्छे शब्द हैं, याद रखे जा सकते हैं। तो प्लेगियारिज्म मतलब जो किसी के साथ प्ले करता है, चाल करता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जो साहित्यिक को लेकर के मतलब चापलूसी करता है, कोई साहित्य को लेकर चापलूसी करता है, उसकी चोरी करता है, वो चोर लेखक होता है। और इस प्रक्रिया को प्लेगियारिज्म कहते हैं, यानी साहित्यिक चोरी कहते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। अ डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, आम जनता के मतों के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उसको प्लेबिसाइट कहते हैं। प्लेबिसाइट का मतलब जैसे हम जनमत कहते हैं, जनमत। तो जनमत मतलब वही है लोगों के मत। जब लोगों का मत पड़ता है तो एक फैसला निकल कर आता है और उसी को हम प्लेबिसाइट कहते हैं। एक डिसीजन आता है और उस डिसीजन को प्लेबिसाइट कहते हैं। जब लोगों की वोटिंग होती है और उस वोटिंग से, तो ये प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का मतलब है जनमत। तो आम जनता के द्वारा वोटिंग किए जाने के बाद जो डिसीजन होता है या जो डिसीजन बनता है उसको प्लेबिसाइट कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स है रिफरेंडम। रिफरेंडम और प्लेबिसाइट एक ही चीज़ है। अगर कहीं रिफरेंडम लिखा हुआ है, प्लेबिसाइट लिखा हुआ है, तो इसको आप एक ही मानकर चलिए। तो ये हो गया आपका जनमत। इसके बाद लिखा हुआ है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, एक काल्पनिक नाम जो लेखक के द्वारा धारण किया जाता है। अर्थात लेखक जब कोई रचना लिखता है, कोई भी लेखक हो, जब कोई अगर अपनी रचना, कोई क्रिएशन लिखता है तो उसमें अगर अपना ओरिजिनल नाम डालता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अपना कोई शॉर्ट नेम डाल देता है, जिसको हम पेन नेम भी कहते हैं, स्यूडोनिम का मतलब पेन नेम होता है, एक सर नेम होता है। सर नेम का मतलब उसकी वो जाति लगी होती है, तो वो जो उपजाति होती है उसको हम सरनेम कहते हैं। लेकिन यहाँ उपनाम को स्यूडोनिम कहते हैं, जिसको हम पेन नेम कहते हैं। पेन नेम मतलब थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है कि कोई ना लिखता हो, अगर कोई नहीं लिखता तो फिर उसका पेन नेम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मतलब ऐसे उपनाम हो जाते हैं, जैसे किसी का नाम बड़ा है तो किसी शॉर्ट कर, जैसे एक रॉबर्ट लिंड लेखक हुआ करते हैं, उनको वाई वाई के नाम से जाना जाता है, ये उनका पेन नेम है। लेकिन अगर ये ना लिखते हो फिर इनको कोई नाम हो तो फिर वो स्यूडोनिम है। पेन नेम का मतलब पेन से जो क्रिएट होता है नाम, उनका जो लेखनी वाला नाम होता है, जिससे वो लिखते हैं जिस नाम से, वो पेन नेम होता है। स्यूडोनिम उसी से संबंधित है। लेकिन स्यूडोनिम ये नहीं सजेस्ट करता है कि वो पेन नेम है। हो सकता है वह रचना ना भी लिखता हो और उसका शॉर्ट कोई नेम हो, वो स्यूडोनिम होता है। तो यहाँ पर एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, ऑथर को तो लिया गया है कि किसी लेखक के द्वारा धारण किए गए किसी काल्पनिक नाम को। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे चार्ल्स लैम्ब है, तो एसेज ऑफ एलिया के नाम से उनको जाना जाता है, चार्ल्स लैम्ब को। और रॉबर्ट लिंड को वाई वाई के नाम से जाना जाता है। जैसे और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम हो जाते हैं। जैसे एक और हैं राइटर हैं, उस समय संभवतः मुझे अभी दिमाग में था लेकिन नहीं है, उनको अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो पेन नेम है, और पेन नेम को ही लगभग आप मान कर चलिए कि स्यूडोनिम है, चूँकि आथर लिखा हुआ है। वैसे अगर स्यूडोनिम आथर का नहीं है तो भी आप ये मानकर चलिए कि किसी का भी ऐसा नाम जो उपनाम के साथ नाम से जाना। स्यूडोनिम की हिंदी होती है उपनाम, तो उपनाम के नाम अगर कोई किसी ने रखा हुआ है उसको ही स्यूडोनिम कहते हैं। फिर लिखा हुआ है रिगालिया। रिगालिया ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वन एट ऑफिशियल सेरेमनीज, मतलब जो आधिकारिक समारोह होते हैं और ऐसे मौक़ों पर अगर मेडल रिबन्स लगे हुए अगर कोई ड्रेस पहनी जाती है उसको वैसे रिगालिया का मतलब पुरस्कार या इनाम से। तो वही जो तमगे, मेडल्स जो वर्दी पे लगे होते हैं, जो यहाँ पर मेडल्स लटके होते हैं, और उस फिर पोशाक को जो पहना जाता है, तो वो चूँकि विशेष अवसरों पर जब कोई सरकारी समारोह होता है, जब कोई ऐसा मतलब फंक्शन होता है जहाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, वहाँ पर फुल ड्रेस में, पूरी ड्रेस में जितना भी जो कुछ उसके पास होता है उस तरह से उसको पहन करके जाना होता है। मेडल्स हैं, रिबन्स हैं, जो भी उसको पुरस्कार में मिला हो, उन सारी चीज़ों को पहन करके और फिर फंक्शन में जाने को, फिर वो ड्रेस जो उसकी है वो रिगालिया कही जाती है। वैसे रिगालिया मीन पुरस्कार, तो चूँकि वो पुरस्कार ही है
जिन्हें वो शो करने के लिए फंक्शन में आता है। उससे उसकी अचीवमेंट्स पता चलती हैं कि इसने कितनी अचीवमेंट्स, कितने इसने परिश्रम से नौकरी करी है, कितना इसने त्याग किया हुआ है और कितनी जिम्मेदारी से इसने, क्योंकि वो उसके मेडल्स बताते हैं कि कितना होनहार अधिकारी है और कितना मतलब जिम्मेदार है। तो उसी को रिगालिया कहते हैं। तो उस ड्रेस को रिगालिया कहते हैं, वही ये रिगालिया है। तो ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉन एट ऑफिशियल सेरेमनीज। अरेना, अरेना ए प्लेस फॉर रेसलिंग। रेसलिंग माने कुश्ती, कुश्ती के लिए जो जगह होती है उसको अरेना कहते हैं। यहाँ पर चूंकि बार बार मैं फ्रंट पे आ जाता हूँ, तो जब मैं नहीं आता हूँ तब आप उसको पढ़ सकते हैं। अरेना लिखा हुआ है, ए प्लेस फॉर रेसलिंग, अर्थात कुश्ती के लिए अगर कोई जगह होती है उसको अरेना कहते हैं। और अरेना का मतलब होता है अखाड़ा। अरेना का मतलब अखाड़ा, जिसको हम रणभूमि भी कह सकते हैं या रंग भूमि भी कह सकते हैं। रंग भूमि या फिर रणभूमि, दोनों में से ये कह सकते हैं। नहीं तो इसका शुद्ध शब्द है अखाड़ा, जहाँ कुश्ती होती है। तो रेसलिंग माने कुश्ती होती है, और उस जगह को जहाँ कुश्ती होती है उसको अरेना कहते हैं, याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है आर्सेनल। आर्सेनल अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, जहाँ पर हथियार औजार रखे जाते हैं। एम्यूनिशन का मतलब वही हो जाता है, यानी कि जहाँ युद्धास्त्र रखे होते हैं। तो जहाँ वेपन्स, हथियार, युद्ध के अस्त्र शस्त्र जो सब रखा होता उसको आर्सेनल कहते हैं। इसको शस्त्रागार कहते हैं। यानी ये हो गया आपका अखाड़ा या रंगभूमि, और ये होता है आपका शस्त्रागार। शस्त्रागार जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं वो है शस्त्रागार, जिसको हम आर्सेनल कहते हैं। फिर लिखा हुआ है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का मतलब होता है ए होम फॉर ओल्ड पर्सन्स, जहाँ वृद्ध, कमजोर और दुर्बल लोगों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, उसको कहा जाता है इन्फर्मरी। मतलब जीर्णशाला। जीर्णशाला का मतलब जहाँ पर जीर्ण माने दुर्बल लोग जहाँ रखे जाते हैं, उनकी केयरिंग की जाती है, उसको इन्फर्मरी कहते हैं। वैसे मीनिंग बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा वर्ड्स जो नए हैं, तो क्योंकि पूरी उम्मीद के साथ कि ऐसे वर्ड्स ज़्यादातर हो सकता है संभव हो, कि चूँकि मेरे पास कोई सेट तो होता नहीं, ये मेरा अपना गैस होता है कि ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे वर्ड्स एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ये मैं अपना गैस करके ही, एक पूरी उम्मीद के साथ ही, मतलब सेलेक्ट करके अपने आप ही मैं इनको रखता हूँ। और ज़्यादातर वो ऐसे ही वर्ड्स लाते हैं जिन्हें शायद बच्चा पहली बार सुन रहा हो। तो पहली बार सुनने का मतलब वो तो चूँकि ऐसे ही रखेगा, लेकिन आप तो सुन चुके होते हो, आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हो, इसलिए आपके लिए वो फिर नया नहीं रह जाता। तो यहाँ पर लिखा है इन्फर्मरी, जीर्णशाला, जहाँ वृद्ध लोगों की या दुर्बल या कमज़ोर लोगों की देखभाल की जाती है, उसको इन्फर्मरी कहते हैं। फिर लिखा हुआ सैनाटोरियम। सैनाटोरियम अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, जिसको हम आरोग्य धाम कहते हैं, आरोग्यशाला कहते हैं। अर्थात बीमारी के बाद जहाँ पर एक सेहत गृह जिसको कहते हैं, सेहत घर कह सकते हैं, जहाँ पर अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए बीमार लोग आराम करते हैं, उनकी देखभाल की जाती है, उनके भोजन की देखभाल की जाती है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ऐसे जगह को सैनाटोरियम कहते हैं। अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए बीमारों को रखे जाने का स्थान सैनाटोरियम कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है आरोग्य धाम या आरोग्यशाला। इसके बाद लिखा हुआ है स्वैस बकलर। ये 13 हो गया। और 14 ये स्वैस बकलर जो लिखा हुआ है, अब ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, है तो बहुत इजी और ज़्यादातर काफ़ी फॉर्मल है, ये ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, स्वैस बकलर। तो व्हाट दिस वर्ड मीन स्वैस बकलर, क्या होता है इसका मतलब, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं और ज़रूर बताएं। स्वैस बकलर का मतलब क्या होता है, हम किसको कहते हैं स्वैस बकलर। तो यहाँ पर आपको ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है, मैंने इसको ड्रॉप कर रखा है, और आप जवाब दे दीजिए कमेंट करके। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि लगभग सभी बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इन्हें अगर आपके पास नहीं है तो इनको नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इनके नोट्स बना सकते हैं। और अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे पहले पढ़ चुके हो तो रिवीजन हो गया, और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो स्टडी हो गई। अर्थात
अब इनको फिर कभी दोबारा आप देख लीजिएगा, मेरा वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए तो दोबारा पढ़ लीजिएगा। आपकी बुक्स में है अगर कहीं ना कहीं तो उनको फिर से पढ़िएगा, निश्चित तौर पर इनका लाभ ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ये वीडियो देखने के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद।